हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए। यह 12th क्लास के इंग्लिश बुक से बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न का सोल्यूशन हमने पिछले वीडियो करवाया था, वो आप देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्ले लिस्ट में आप देखिएगा, सारा का सारा वीडियो वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 13 तक मिल जाएगा। शायद पार्ट 14वां नंबर क्वेश्चन है, पार्ट 14वां वीडियो है। ठीक है ना, जिसमें 90 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो 90 नंबर क्वेश्चन जो है, 90 नंबर 90 नंबर क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। ठीक है, तो जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वह मोड ऑफ कंडक्ट है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो ड्यूटी के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। ठीक है ना, तो अब बतलाइए कि यह जो है से किस चैप्टर से उद्धृत है। तो यह किस चैप्टर से उद्धृत है मित्रों, बतलाइए जल्द से जल्द। अब आप बता दिए होंगे, मुझे लगता है कि अब आप बता दिए होंगे, तो बतलाइए कौन सा सही उत्तर है। 2021 के एनुअल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था मित्रों? बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया। ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा। मोड ऑफ कंडक्ट ये कहाँ से उद्धृत है मित्रों? यह उद्धृत है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से यह क्वेश्चन जो है से लिया गया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर हैं वह है महात्मा गांधी जी है। कौन है? महात्मा गांधी हैं। ठीक है, महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर हैं। जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, एक प्रकार की क्या है, ऐसे है। ऐसे मतलब क्या? निबंध है। ठीक है ना, निबंध है। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था गुजरात में, और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को मार दिया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है ना, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी। किनकी भाई जन्म हुई थी? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है ना, महात्मा गांधी जाने जाते हैं, बापू के रूप में भी जाने जाते हैं, और द फादर ऑफ नेशन भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ नेशन। कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपिता के भी नाम से जाने जाते हैं, और बापू के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है ना, ये ज़्यादा पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक है, अध्यात्म नेता थे। इन्होंने जो ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने जो वेपन्स मतलब हथियार का जो इस्तेमाल किया था, मुख्य हथियार के रूप में, वह ट्रूथ एंड वायलेंस का इस्तेमाल किया था। ट्रूथ एंड वायलेंस मतलब सत्य और अहिंसा का इन्होंने सहयोग लिया। ठीक है ना, प्रयोग किया था, और जा कर के हमारा देश आज़ाद हुआ। 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक इनका भारत में एक स्वतंत्रता संग्राम में इनका संघर्ष जारी रहा, तभी जा कर के हमारे देश का आज़ादी मिल पाई। ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दिया था। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं मित्रों कि इनका जो ऑटोबायोग्राफी है, इनका ऑटोग्राफी मतलब कि जो स्वयं लिखे हैं वह माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है ना, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है। क्या है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, इनका ऑटोबायोग्राफी मतलब जो खुद अपना जीवनी लिखता है, और बायोग्राफी के मतलब होता है किसी दूसरे के द्वारा अगर जीवनी किसी का लिखा जाए तो बायोग्राफी केवल होता है। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद का जीवनी स्वयं लिख रहा हो। देखिए, ये एक आर्टिकल भी चलाते थे, मतलब यंग इंडिया नाम से। ठीक है ना, यंग इंडिया नाम से भी चलती थी, हरिजन के नाम से भी चलती थी। ठीक है ना, इसमें आपके यंग इंडिया की जिक्र की गई है। ठीक है, तो यंग इंडिया एक पत्रिकाएं भी निकलते थे। ठीक है ना, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी बहुत ही बेहतरीन और ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करके हमारे देश की जो आज़ादी दिलाई, बहुत अहम भूमिका रही महात्मा गांधी को। कितना भी कहा जाए बहुत कम है, इनके बारे में जितना भी तारीफ किया जाए कम है। लेकिन एक पागलपन व्यक्ति जिसको बोल सकते हैं नाथूराम गोडसे, जिसको ना किसी चीज़ की समझ थी न कुछ थी, और डायरेक्ट उन्होंने गोली मार दी। ठीक है ना, आरएसएस वाला है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाला भी था नाथूराम गोडसे, जिसका ना तो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है, और इस आरएसएस वालों को तो झंडा से भी नफरत है, तिरंगा झंडा से भी नफरत है। इसे भगवा झंडा फहराना चाहता है। ठीक है ना, तिरंगा झंडा से भी नफरत है। ठीक है, बात तो गोल गोल करेगा।
लेकिन इसको नफरत है इन चीज़ों से, ठीक है। आरएसएस वालन को, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं ना, वो आरएसएस वाले ही हैं, ठीक है। हमारे देश की प्रधानमंत्री के क्या मैं बतलाऊं, दुर्भाग्य हमारा देश का, जो हमारे देश की जनता अभी जागे नहीं है और इस अंधभक्ति में जो डूबे हुए हैं। दुर्भाग्य होगी आने वाले देश में जब लोग भीख मांगेगा। जब 2024 के चुनाव अगर इस जीत जाता है ना, प्रधानमंत्री फिर से बन जाता है, तो आने वाला देश बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजरेगा। हमारे देश की अभी जीडीपी कितनी है? -19 हो चुकी है, -19% हमारे देश की जीडीपी। और आप जानते हैं कि 2014 ईस्वी में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 7.2% जीडीपी थी, लेकिन अभी कितना है? -19 है, ठीक है। मैं अर्थशास्त्र नहीं बता रहा हूँ मित्र, लेकिन हमारे देश की आने वाली जो चुनौतियाँ है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को संभालो। आने वाले समय में नौकरी नहीं आने वाली है, सारा के सारा चीज़ प्राइवेट किया जा रहा है इन सरकारों के द्वारा, सब चीज़ प्राइवेट कर देगी, ठीक है ना। आप छछनिएगा आप नौकरी के लिए, ठीक है। नौकरी नहीं निकालने जा रही है, धीरे धीरे तो प्राइवेट कर ही रही है, आप देख ही रहे, लेकिन फिर भी लोग इस अंधभक्त से दूर नहीं हो रहे हैं। क्या किया जाए। 91 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन हो गया है मित्रों। फिलहाल चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, बर्ट्रैंड रसेल वाज एल्सो ए, बर्ट्रैंड रसेल एल्सो ए क्या थे? पेंटर थे, ड्रामाटिस्ट थे, या मैथमेटिशियन थे, या जियोलॉजिस्ट थे? तो मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, ठीक है ना। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना, जिसके जो राइटर हैं बर्ट्रैंड रसेल हैं। कौन है? बर्ट्रैंड रसेल, करके मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन और फिलोसफर भी थे। तो भाई कौन थे? तो यही थे जो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड लिखे हैं, वही है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। अगर मैं बात करूं कि बर्ट्रैंड रसेल का भाई जन्म कब हुआ था, तो बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल का जो जन्म हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था मित्रों? 1872 ईस्वी में बर्ट्रैंड रसेल का जन्म होता है और 1970 ईस्वी में बर्ट्रैंड रसेल साहब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। बर्ट्रैंड रसेल मतलब कि हम इनको बोल सकते हैं, पूरा नाम बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल नाम है, बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। एक ब्रिटिश फिलोसफर थे, हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, एक एडवोकेट भी थे, मतलब वकील भी, और सोशल रिफॉर्मर जिसको बोल सकते हैं कि समाज सुधारक थे, पैसिफिस्ट बोल सकते हैं, शांति प्रिय व्यक्ति थे, ठीक है ना। और एक प्रसिद्ध रेशनलिस्ट थे, मतलब तर्कवादी व्यक्ति थे, ठीक है। और ये 20वीं सेंचुरी के थे, ठीक है ना, 20th सेंचुरी के ये राइटर थे, ठीक है। इनको प्रोलिफिक राइटर के रूप में भी जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है? प्रोलिफिक राइटर भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने जो कमेंट्स किया है ना मित्रों, इन्होंने जो कमेंट्स किया है वो सेक्स पर भी किया है, ठीक है। और इन्होंने मैरिज पर भी किया है कमेंट, ठीक है ना। और पॉलिटिक्स पर भी किया है, रिलीजन पर भी किया है, साइंस पर भी किया है। और मैं बता दूं कि साइकोलॉजी पर भी किया है, फिलॉसफी पर भी किया है, सोशलिज्म पर भी किया है, एजुकेशन पर भी किया है, क्रिस्ट पर भी किया है, कार्ल मार्क्स पर किया है, गौतम बुद्ध पर किए हैं, और अन्य जो अदर टॉपिक्स थे उन पर इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कमेंट्स किया है। और इन्हें जो बर्ट्रैंड रसेल को जो नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था मित्रों, 1950 ईस्वी में इन्हें बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और लिटरेचर के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था, लिटरेचर बोले तो साहित्य के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया जाता है। आप जानते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है मित्रों, ठीक है ना। वर्क्स जिनकी जो रचनाएं हैं मित्रों, बर्ट्रैंड रसेल के कुछ रचनाएं मैं उनका नाम ले लेना चाहता हूँ। हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी इनका रचनाएं हैं, ह्यूमन नॉलेज इट्स स्कोप एंड लिमिट्स इनकी रचनाएं हैं, अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल इनकी रचनाएं हैं, मैरिज एंड मॉरल्स इनकी रचनाएं हैं, रोड्स टू फ्रीडम इनकी रचनाएं हैं, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ, इनकी भी रचनाएं हैं इनका मित्रों, बर्ट्रैंड रसेल साहब का। तो मैंने जो 91 के जो सही
उत्तर दिया वो मैथमेटिशियन होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं बतलाने वाला हूं कि 92 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले आप सही जवाब देंगे कि आखिर इसका सही उत्तर क्या है। यह भी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और आप बतलाइए कि इसका सही उत्तर है क्या। तो 92 नंबर क्वेश्चन के आप देख सकते हैं मित्रों कि क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गिव द नेग्रो, जो आजादी की जो घोषणा पत्र है वह नेग्रो को दिया गया था। किस चीज के लिए दिया गया था? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, मतलब गुलामों से मुक्ति के लिए, आजादी के लिए दिया गया था मित्रों। मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह उठ रहा है कि भाई यह क्वेश्चन लिया कहां से गया है? तो यह आई हैव ए ड्रीम से क्वेश्चन लिया गया है। कहां से लिया गया है? यह आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है क्वेश्चन, जिसको आई हैव ए ड्रीम आप जानते हैं कि क्या है? एक प्रकार की स्पीच है। और यह स्पीच जो है, यह जो भाषण है, इस जो स्पीच है, आखिर इसको किसने दिया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। किसने दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। आप सुनिए, सीनियर का नाम मत लीजिएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये भाषण को दिया था मित्रों, जिनकी जन्म होती है 1929 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो जाती है 4 अप्रैल को 1968 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हो जाती है मित्रों। किनकी मृत्यु हो जाती है? तो इनकी मृत्यु हो जाती है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है उनको। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है 28 अगस्त 1963 ईस्वी को इन्होंने भाषण दिया था अब्राहम लिंकन मेमोरियल हॉल पे। जो सीढ़ियाँ है, स्टेप्स है, उन्हीं पर से इन्होंने भाषण दिया था मित्रों। अब्राहम लिंकन के बारे में आप जानते होंगे कि इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दिया था। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया गया शासन है। ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए थे अब्राहम लिंकन। और ये जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये 28 अगस्त 1963 ईस्वी को इन्होंने भाषण दिया था और इन्हें 1964 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था मित्रों। और सबसे यंगेस्ट व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। एक अमेरिकन हिस्ट्री में एक नया मोड़ लेकर के आया मित्रों। इन्होंने नेग्रो का इन्होंने समर्थन किया, क्योंकि स्वयं एक नेग्रो था और नेग्रो को इन्होंने नेतृत्व किया। एक जगह मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट हो रहा था, उसका भी नेतृत्व किया इन्होंने। मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट का भी। एक सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थे। अपने करियर में एक सिविल राइट एक्टिविस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। बैप्टिस्ट मिनिस्टर या ट्रेनिंग से थे। क्या थे? बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। ठीक है ना। तो आप जानते हैं ना मित्रों कि इनकी जो, आप जानते हैं कि अमेरिका में जन्म हुआ था। ठीक है ना। कहाँ जन्म हुआ था? अमेरिका में जन्म हुआ था। और मेम्फिस टेनेसी नामक जगह पर इनकी मृत्यु हो जाती है मित्रों। ठीक है ना, 1968 ईस्वी में। अब क्या किया जाए? इनकी कुछ रचनाएं हैं। हालांकि इनकी 1929 ईस्वी में जो जन्म हुआ था, इनको मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1968 ईस्वी में बेचारे मर गए। ज़्यादा वर्ष तो जिए नहीं, लेकिन इनकी जो ख्याति है काफ़ी दूर तक चला गया, जो कि हम लोग इंडियन भी पढ़ रहे हैं इनके बारे में। इन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी थी। रचनाएं इनका है स्ट्रेंथ टू लव। क्या है? स्ट्रेंथ टू लव। इनकी रचनाएं क्या है मित्रों? स्ट्रेंथ टू लव है। और रचनाएं एक स्ट्राइड टुवार्ड फ्रीडम है। स्ट्राइड टुवार्ड फ्रीडम मतलब आज़ादी की ओर झुकाओ। इनका रचनाएं हैं दो। एक स्ट्रेंथ टू लव मतलब प्रेम की ताकत, स्ट्राइड टुवार्ड फ्रीडम मतलब आज़ादी की ओर झुकाओ। इनकी 2 रचनाएं हैं, 2 वर्क्स है, रचनाएं हैं मित्रों। ठीक है ना। ये 2 रचनाएं हैं इनकी। तो हमने आई हैव ए ड्रीम मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में जानकारी दिया और इस क्वेश्चन का हमने सही उत्तर बताने की कोशिश किया कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, 12th क्लास के बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड में। हम लोग चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है 93 नंबर क्वेश्चन में? आप देख सकते हैं मित्रों। 93 नंबर जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डॉट डॉट। भारत जो है से किन का बैकग्राउंड रहा है, उसके पार्ट रहा, अंग रहा है, बैकग्राउंड। तो बोलते हैं ये इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स लाइक, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स लाइक का एक क्वेश्चन है, वहीं से क्वेश्चन आया है। और जिसके जो लेखिका हैं वह पियर्स एस बक हैं। कौन है?
पियर्स एस बक हैं। पियर्स एक कौन है? पियर्स एस बक हैं। तो पियर्स एस बक जो बोले हैं कि हमारे जीवन का इंडिया जो है एक पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड रहा है, पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड रहा है, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। ये भी 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। आप देख रहे हैं ना कि 2021 में पूछा गया था, ठीक है ना। तो आप इसको सही से सही आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। आप जानते हैं कि इनकी जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई के जो लेखक हैं कौन है? पियर्स एस बक हैं। इनका जन्म जो हुआ था, एक प्रकार की लेखिका हैं ये, ठीक है ना। 1892 में इनकी जन्म हुआ था, ठीक है। लेखिका बोले तो एक महिला थी यह। पियर्स एस बक का जन्म 1892 में हुआ था और 1973 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये जन्म जो लिए थे वह अमेरिका में लिए थे, एक अमेरिकन थे जन्म से, ठीक है ना। लेकिन इनको जो पाला पोसा गया था वह चाइना में पाला पोसा गया था, ठीक है ना। उनके जो मिशनरी पेरेंट्स थे उनके द्वारा इन्हें पाला गया था और इन्हें चाइना यूनिवर्सिटी में भी शिक्षा दीक्षा भी किया गया, पढ़ाया गया था और वे प्रसिद्ध हुए। ये प्रसिद्ध जो हुए वो ट्रैवलग के रूप में प्रसिद्ध हुए। ट्रैवलग मतलब जो यात्रा वृत्तांत होता है उसके रूप में, और मेमोराइज के रूप में प्रसिद्ध हुई, मतलब संस्मरण के रूप में भी इन्होंने प्रसिद्धि मिली इनको। यात्रा वृत्तांत और संस्मरण मतलब ट्रेवलग एंड मेमोराइज में इन्होंने किया, ठीक है ना। ये भी एक प्रकार के ट्रेवलग है मित्रों, यात्रा वृत्तांत है। शी रोट पर्सनल अकाउंट्स ऑफ हर विजिट्स टू डिफरेंट कंट्रीज इन सिंपल लिसुड एंड एफर्टलेस इंग्लिश। इट मीन्स वी कैन से दैट कि यह जो लिखते थे मित्रों, ये जानते हो कैसे लिखते थे? बिल्कुल सिंपल भाषा में एकदम सुस्पष्ट लिखते थे और जिसमें जोर भी नहीं देना पड़ता है इनकी शब्दों को पढ़ने में, इनकी इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने में। इतनी सिंपल भाषा में लिखती थी यह, ठीक है ना। कौन लिखती थी भाई? तो पियर्स एस बक लिखती थी। इनकी कुछ रचनाएं हैं और बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, जो बोल सकते हैं कि द गॉड्स अर्थ इनकी रचनाएं हैं, कम माय बिलव्ड इनकी रचनाएं हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं, एक माय सेवरल वर्ड्स, क्या है? माय सेवरल वर्ड्स। मैं इस रचना को इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको यह बतला देना चाहता हूँ इस रचना के द्वारा कि इसी रचना से जो भी आपको हम बतलाए हैं कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज है, इन्हीं रचनाओं से लिया गया है। किनकी रचनाएं से लिया गया है? माय सेवरल वर्ड्स जो रचनाएं पियर्स एस बक, इनकी रचनाओं से लिया गया है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज लिया गया है, ठीक है। तो हमने इतनी सारी जानकारियां देने की कोशिश किया है इसमें, ठीक है। किस प्रकार से गरीब लोग हमारे इंडियन विलेजेज में, गांव में रहती है, किस तरह से भयावह दृष्टि होती है, उसको इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश किया है, चित्रित करने की कोशिश किया है पियर्स एस बक ने। 94 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। 94 नंबर जो क्वेश्चन है वह कहा जा रहा है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडेनिंग टू रेसिस्ट, ठीक है। तो यह जो क्वेश्चन लिया गया है मित्रों, जो इमीडिएट एंड जो ब्रिलियंट रिजल्ट से इसका परिणाम है वह उस आधुनिक इन्वेंशन का ही परिणाम है मित्रों, ठीक है, जो एक से एक चीज बना रही है। तो यह जो क्वेश्चन है यह आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से लिया गया है। आप जानते हैं कि आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड का जो राइटर है वह बर्ट्रैंड रसेल साहब है और बर्ट्रैंड रसेल के बारे में हमने काफ़ी जानकारियां देने की कोशिश किया है मित्रों कि बर्ट्रैंड रसेल साहब का जन्म 1872 में होता है, 1970 में इनकी मृत्यु होती है। एक ब्रिटिश फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, 20वीं शताब्दी के राइटर हुए थे मित्रों, और एक पैसिफिस्ट भी जाने जाते हैं, सोशल रिफॉर्मर भी थे, एडवोकेट भी थे। आप जानते हैं कि एक प्रसिद्ध तर्कवादी व्यक्ति भी थे, इन्होंने प्रोलिफिक राइटर भी इनको कहा जाता है। और इन्होंने जो कमेंट किया, सेक्स पर किया, मैरिज पर किया, पॉलिटिक्स पर किया, रिलीजन पर किया, साइंस पर किया है, फिर साइकोलॉजी पर किया है, फिलोसफी पर किया है, एजुकेशन पर किया है, सोशलिज्म पर किया है, कार्ल मार्क्स पर किया है, क्रिस्ट पर किया है, जो क्रिश्चियन होते हैं
गौतम बुद्ध पर किया, और बहुत सारे टॉपिक है उस पर इन्होंने किया है। 1950 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, ऑथोरिटी एंड इंडिविजुअल, मैरिज एंड मॉरल्स, रोड्स टू फ्रीडम, व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियंस। इस तरह की इनकी रचनाएं हैं। तो हमने फिर से रिकॉल करने की कोशिश किया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की ओर। 95 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों कि क्या कहा जा रहा है। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम। हमने ये क्वेश्चन जो है पिछले भी करवा चुका हूं। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, यह जो क्वेश्चन है बिल्कुल सोल्जर से लिया गया है मित्रों। आप जानते हैं हेवन 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 इंग्लिश हेवन, ठीक है ना। जो इंग्लिश है क्या है, अंग्रेज क्या है, इंग्लैंड जो क्या है, हेवन मतलब स्वर्ग की बात करता है। द सोल्जर्स ये बोलते हैं कि हमें इन्हीं मिट्टियों से जन्म लिए हैं, हम यहीं मरेंगे, अपने देश के लिए यहीं मृत्यु हो जाएंगे। मैं किसी दूसरे देश में मरना नहीं चाहता हूँ, मैं यहीं की मिट्टियों में मरना चाहता हूँ, यहीं की मिट्टियों में घुल मिल जाना चाहता हूँ। तो इन्होंने इस तरह से व्यक्त किया। मतलब ये प्रकार की द सोल्जर जो है से क्या है मित्रों, सोल्जर जो है से एक वार पोयम है। क्या है, वार पोयम है। तो लिखने वाले जो होंगे वो वार पोएट होंगे कि नहीं होंगे। और यदि इस व्यक्ति की भावना को दर्शाया गया है तो एक प्रकार की क्या है, ये एक पैट्रियोटिक पोयम है। और पैट्रियोटिक पोयम है तो मित्रों जो लिख रहा है तो ये पैट्रियोटिक, वो तो पैट्रियोटिक होबे करेंगे राइटर। पैट्रियोटिक पोयम लिख रहा है तो पैट्रियोटिक राइटर भी होंगे मित्रों। जो रूपर्ट ब्रूक साहब हैं, द सोल्जर को किसने लिखा है, रूपर्ट ब्रूक साहब ने लिखे हैं, रूपर्ट ब्रूक साहब ने, ठीक है ना। आप जानते हैं कि द सोल्जर क्या एक प्रकार की सन्नेट है। सन्नेट किसको बोलते हैं मित्रों, सन्नेट उसको बोलते हैं जो 14 लाइन्स की होती है। 14 लाइन की होती है, मतलब 14 पंक्तियों का जो होता है पोयम होती है, उसको हम बोलते हैं सन्नेट बोलते हैं। और जो कुपलेट होता है वो 2 लाइनों की होती है, और जो क्वार्टेट होती है वो 4 लाइनों की होती है, सेस्टेट 6 लाइनों की होती है, ऑक्टेव 8 लाइनों की होती है, और सन्नेट 14 लाइन की होती है। नहीं, इस तरह से मैं बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर लगातार ये सीरीज अगर कोई बच्चा अगर देखता रहा ना तो उसके पूरी किताबें याद हो जाएगी। मैं इस तरह से आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं मित्रों। मैं ऐसा मानने पर विश्वास नहीं करता हूं इसका क्वेश्चन ही होगा मित्रों। अब आगे चलते हैं, फिर इसका क्वेश्चन ही होगा, इसका सही जवाब यह होगा। आगे चलता हूं, मुझे ऐसा करने की कोई हमको ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के जरिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ, ताकि इसके इर्द गिर्द भी क्वेश्चन अगर भटकता हुआ नजर आए ना तो उसे आप छोड़ नहीं पाएँ, उसे बिल्कुल आप पटक करके छोड़ दें या उसकी खोपड़ी में छेद कर दें, ठीक है ना, उस क्वेश्चन की खोपड़ी में। हम लोग चलते हैं अब 96 क्वेश्चन की ओर। लेकिन द सोल्जर के बारे में और कुछ बारे में बतानी थी मित्रों, इसलिए इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, है ना। हाँ, तो देखिए मैं अब सोल्जर के बारे में बतलाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब रूपर्ट ब्रूक साहब का जन्म जो हुआ था मित्रों 1887 में रूपर्ट ब्रूक का जन्म होता है। 1915 ईस्वी में मर जाते हैं। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गई थी मित्रों, ठीक है ना। उसी दरम्यान 1915 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है मित्रों। इनकी मृत्यु हो जाती है, कब हो जाती है, 1915 ईस्वी में 23 अप्रैल का समय रहा था मित्रों। कब रहा था, 23 अप्रैल का इनका समय रहा था। और 1915 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है मित्रों, मृत्यु हो जाती है। 23 अप्रैल 1915 में मृत्यु हो जाती है। सेप्टिकेमिया नामक बीमारी हो जाती है मित्रों। रूपर्ट ब्रूक साहब के सेप्टिकेमिया नामक बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है, सेप्टिकेमिया नामक बीमारी हो जाती है। रूपर्ट ब्रूक साहब का हो जाता है। रूपर्ट ब्रूक के बारे में कहा गया है, रूपर्ट ब्रूक के बारे में डब्ल्यू बेट्स ने स्वयं कहा है कि यह सबसे द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड का सबसे सुंदर नवयुवक, मतलब कि पोएट हैं, जीन हैं, पोएट हैं, एकदम फेमस पोएट हैं। इनके बारे में डिस्क्राइब किए हैं। डब्ल्यू एट्स एक फेमस पोएट के रूप में जाने जाते हैं, और उन्होंने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया रूपर्ट ब्रूक के बारे में कि द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के सबसे सुंदर और जवान व्यक्ति हैं, जवान पोएट हैं, समझे। अपने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है ये पोएट, ठीक है ना। ऐसे पोएट शायद ही कभी पैदा लेता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि इंग्लैंड के लिए या मरने के लिए भी तैयार रहते हैं, ठीक है। अपने देश की सेवा के लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब इनकी जन्म तो हुई होगी इंग्लैंड में भैया। इंग्लैंड में एक कार्डविक फैमिली में हुआ था जन्म, पढ़े लिखे फैमिली में हुआ था जन्म। उसके पिताजी भी जो थे हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल में। और रूपर्ट ब्रूक का भी शिक्षा दीक्षा भी हुआ था मित्रों वहाँ रग्बी स्कूल में। और उसके बाद अच्छे शिक्षा ग्रहण करने के लिए किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज भी में चले भी गए थे, वहाँ उन्होंने पढ़ाई किया था मित्रों। और इस तरह से हमने इतनी सारी जानकारियाँ देने की कोशिश किया।
इस तरह से हमने इतनी सारी जानकारियाँ देने की कोशिश की मित्रों, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 95 नंबर क्वेश्चन हो गया है, अब 96 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन तक ही मित्रों था। आप जानते हैं कि आप लोग जब 12th कीजिएगा तो कोई तैयारी करना चाहेगा, ठीक है ना, तो जनरल कंपटीशन भी तैयारी करना चाहे, चाहे किसी प्रकार की तैयारी करना चाहे, अभी जो फ़िलहाल जो स्तंभ क्लासेज जो है, स्तंभ कम्पिटेटिव क्लासेज, जो कि आप जहाँ 12th 11th 10th 9th 8th 7th सब जो चलता है, वहीं पे स्तंभ कम्पिटेटिव क्लासेस नाम कर इस्टेब्लिश्ड की गई है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि स्तंभ क्लासेस जो है सो 2017 ईस्वी में गोवा में चल रही है। स्थापना जो हुआ था 2017 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो आपका आप जानते हैं कि बीपीएससी का, एसएससी का, बैंक, रेलवेज, ये कोई मजाक नहीं बीपीएससी का है मित्रों। ऐसे शिक्षक यहाँ उपलब्ध हैं जो ये जो चंद्रा सर हैं, ये यूपीएससी के इंटरव्यू में 2 बार उन्होंने क्या किया है, तो यूपीएससी के इंटरव्यू में 2 बार इन्होंने इंटरव्यू में छटे हैं, नहीं तो ये आज से यूपीएससी ऑफिसर बने हुए होते हैं, ठीक है। और वे तैयारी करवा सकते हैं बीपीएससी का, ठीक है ना। आप जानते हैं कि ये एमए पीएचडी नीट किए हुए हैं, ठीक है ना। और ये जीके जीएस के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये 6 सितंबर से स्टार्ट हुए, 2022 में ही बैच प्रारंभ हो गई। हमारे यहाँ कंपटीशन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब कंपटीशन की व्यवस्था करवा दी गई है, ठीक है। बैंक, रेलवे, बिहार, एसआई, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और मैथ का कहना ही क्या है, ठीक है ना। मैथ के और रीजनिंग का एक बादशाह माना जाते हैं विजार्ड्स, जिन्हें आप देखे नहीं होंगे, ठीक है ना, चूँकि इनकी उतना आप लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन इनका जो है सो इंटरनल बहुत योगदान है। यहाँ जो गोवा में जो रिजल्ट देने वाले जो फर्स्ट हैं वो पिंटू सर ही हैं, ठीक है ना, एक और इन नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और चंद्रा सर भी एक और नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, जो जिनका सेकंड नाम आप सबको सुने होंगे, लेकिन ये जो पहले की जो नाम है आप सुने नहीं होंगे। आप कोचिंग में आइएगा तो पता चलेंगे कि कौन कौन वास्तव में सर है, ठीक है ना, ठीक है। एक मैं हूँ जो साइंस पढ़ाता हूँ, और एक गौतम सर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सारे तरह की व्यवस्था करवाई गई है स्तंभ कम्पिटेटिव क्लासेज में, ठीक है। जो जनरल साइंस होता है उसको हम पढ़ाते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो सारा चीज़ यहाँ व्यवस्था करवाई जाएगी, ठीक है। एक बार आप एक वर्ष अच्छी तरह से अगर पढ़ लेते हैं, पूरा सिलेबस अगर कंप्लीट कर लेते हैं, जिस प्रकार से आप 11th पढ़ते हैं, जिस प्रकार से 12th, उसी प्रकार से कंपटीशन का अगर एक बार अगर पढ़ लेते हैं सिलेबस, उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम से आप टकरा जाएँ, ठीक है ना। उसके बाद आप जो भी एग्ज़ाम आए उसके बाद उस सेट को मारिए, सीट लगाइए, एक से एक सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगी, उसको आप बनाइएगा, तो आपको निश्चित है कि उसमें सफलताएँ मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप 12th पास करके आना चाहें तो आप आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी स्तंभ क्लासेज में आप जानते हैं कि ये जो है यहाँ तक जो अभी व्यवस्था है, इसमें आप वाई ग्रुप का भी तैयारी कर सकते हैं, और नेवी का तो कर सकते हैं तैयारी, वाई ग्रुप का, एक्स ग्रुप का भी हो जाएगी व्यवस्था, एक्स ग्रुप का, ठीक है ना, एनडीए का भी व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आकर के यहाँ संपर्क करते रहिए। अगर आप विद्यार्थी अगर ज़्यादा मात्रा में अगर एयरफोर्स के एक्स ग्रुप का, एनडीए का अगर मात्रा जुड़ते हैं तो 2 शिक्षक और इसमें जोड़ी जाएगी, और आप एनडीए की भी तैयारी कर पाएंगे और एक्स ग्रुप का भी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है ना, किसी भी तरह के, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।